आगे चलते हैं। उसके बाद है मेडिकल फैसिलिटी। इससे पहले ना हमने बात की थी मेडिकल अलाउंस की। हमने बात की थी मेडिकल अलाउंस की। उसका ट्रीटमेंट क्या था कि जो हमें अमाउंट मिलेगी हम वो लेंगे, उसमें से हम लेस करेंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो रिमेनिंग अमाउंट होगी ये हमारी इनकम में ऐड होती थी। यही था। अब मेडिकल अलाउंस आपको हर मंथ मिल रहा था, फिक्स अमाउंट थी और इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्सपेंडिचर था कि भाई खर्चा 1000 का हुआ है, खर्चा 2000 का हुआ है, खर्चा 20,000 रुपए का हुआ है, घर में कोई बीमार हुआ है कि नहीं हुआ, ज्यादा बीमार हो गए हैं, वो इररेलेवेंट था। आपको हर महीने फिक्स अमाउंट मिलनी ही मिलनी थी, जो क्या होनी थी, जो आपकी इनकम का पार्ट बननी थी, और इस रूल के मुताबिक हम उसको इनकम में ट्रीट कर रहे होते थे। स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर अगर वो इलाज करवाते तो, अब ये इलाज करवा देना, ट्रीटमेंट करवा देना मेडिकल अलाउंस नहीं कहलाएगा, बल्कि वो क्या कहलाएगी, वो मेडिकल फैसिलिटी कहला रही होगी। मतलब अब आपको अलाउंस दिया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है आप जाएं, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाएं, किसी भी क्लिनिक के पास जाएं, आप वहां पे जाके अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिएगा, जितना खर्चा हुआ वो बिल जो है, वो अमाउंट जो है एम्प्लॉयर पे कर देगा। अब पहले बताओ क्या ये खर्चा हर महीने हो रहा होगा? सबसे पहले तो ये बताओ। आंसर इज नो, हर महीने ये खर्चा नहीं होगा, क्योंकि उसने कहा है जब बीमार पड़ोगे, जिस दिन बीमार होगे उस दिन आपने क्या करना है, उस दिन आपने बता देना जितना खर्चा होगा वो हम पे कर देंगे। इसका मतलब ये कोई फिक्स अमाउंट का तो बेनिफिट है ही नहीं। ऐसा ही है ना, माइट भी एक साल में कोई बीमार हुआ ही ना हो, आप या आपकी फैमिली डिपेंडेंट्स कोई भी इसमें हो सकता है, एक साल के अरसे में कोई बंदा बीमार हुआ ही ना हो, पॉसिबिलिटी है कि नहीं है? अगर कोई बंदा बीमार हुआ ही नहीं है तो क्या आपका मेडिकल कोई इलाज हुआ होगा? तो आंसर इज नो। जब मेडिकल इलाज ही नहीं हुआ तो कोई मतलब बेनिफिट वगैरह भी नहीं होगा। दूसरा हम इसमें वो हमें क्या देता है कि यार आप जाओ, जहां से दिल करता है ट्रीटमेंट करवाओ, उसके बिल्स जो है वो खुद पे कर देना, आप आके हमें बिल्स देना, हम उन बिल्स की रीइंबर्समेंट कर देंगे। या आपने अक्सर सुना होगा पाकिस्तान में कि जी मेडिकल का इलाज है, आप बिल बनवा के ले जो कंपनी में जमा करवाओ, वो बिल वापस कर देते हैं, जितना भी बिल बना हो। कि आपने इलाज अपना खुद करवा लिया, जो भी बिल बना, जितना भी बिल बना, वो सारे का सारा क्या हो गया, आपको वापस कर दिया गया है। तो ये भी मेडिकल फैसिलिटी में आती है। लेकिन इस बिल के लिए क्या है, इस बिल के लिए एक चीज जो है वो लाजमी है। वो क्या है कि ये बिल जो है ये अटेस्टेड होने चाहिए, ये बिल आपके अटेस्टेड होने चाहिए। अटेस्टेड बाय मेडिकल प्रोफेसर, मतलब जिससे इलाज करवाया है, जिस डॉक्टर से इलाज करवाया है उससे अटेस्टेड होने चाहिए, और उस डॉक्टर के पास एनटीएन नंबर भी होना चाहिए। मतलब वो डॉक्टर जो है वो अपनी रिटर्न्स वगैरह फाइल करता हो, वो एक्टिव फाइलर भी होना चाहिए। तो ये इसकी कंडीशन है बिल के लिए। इसके अलावा वो ये भी कह देता है आपको कि यार ये स्पेसिफिक हॉस्पिटल है, वो आपको हॉस्पिटल स्पेसिफाई कर देता है कि इन स्पेसिफिक हॉस्पिटल्स में जाओ, इनको इलाज, इनके पास जाना, अपना एम्प्लॉयमेंटशिप कार्ड दिखाना, वो आपको फ्री में इलाज कर देंगे। ये भी मेडिकल फैसिलिटी है। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा वो क्या देता है भाई साहब, हम आपको हेल्थ इंश्योरेंस ले देते हैं, हम आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा देते हैं, उसका जो प्रीमियम है वो एम्प्लॉयर पे करता रहता है,
लेकिन आपकी हेल्थ इंश्योरेंस करवा दी जाती है। ये भी क्या कंसीडर होता है, ये मेडिकल फैसिलिटी ही कंसीडर हो रही होती है कि आपको मेडिकली क्या किया जा रहा है, आपको मेडिकली फैसिलिटेट किया जा रहा है कि ये चीजें जो हैं इन्हें देख लो, इन्हें कर लो। तो यहाँ पे बताओ, पहली बात बताओ, क्या ये फैसिलिटी हर एक के पास अवेलेबल होगी? क्या ये इलाज मुआवजे की सहूलत हर एक को प्रोवाइड की जाएगी? पहले तो ये बताओ, क्या हर एम्प्लॉय को ये कहा जाएगा जहां से मर्जी इलाज कराओ तो हम तुम्हारा बिल पे कर देंगे? आंसर इज नो। जिनको कहा जाएगा और जिनको ये इलाज प्रोवाइड किया जाएगा, इनका हमने ट्रीटमेंट लेना है। अब बताओ, एक चीज बताओ, ये जो मेडिकल फैसिलिटी हमें दी जा रही है, हमारा इलाज वगैरह करवा के दिया जा रहा है, बेनिफिट है कि नहीं है? बेनिफिट तो है, लेकिन क्या इस बेनिफिट से हमने इंजॉय किया? क्या हमारे पर्सनल गेन्स हासिल हुए हैं? कि हमारा सर्वाइवल ही हुआ है? अगर वो इलाज ना करवा के देता तो मर जाना था, अगर मर जाते तो फिर तो आदमी बेकार हो गया था। तो ये जो बेनिफिट दिया गया है, ये हमारे सर्वाइवल के दिया गया है। इसका अब हमने ट्रीटमेंट देखना है कि ट्रीटमेंट क्या होगा और क्या नहीं होगा। इसको अब हम क्या करते हैं, इसको हम यहाँ पे अब डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, ये जो मेडिकल फैसिलिटी है ना, मेडिकल फैसिलिटी होती क्या है, इसकी समझ आ गई है? फैसिलिटेट करना, इमदाद कर देना, इलाज मुआवजे की सहूलत प्रोवाइड कर देना, इसे हम मेडिकल फैसिलिटी कहते हैं। अब ये मेडिकल फैसिलिटी जो है ना, ये दो तरह की दी जाती है। एक होती है हमारी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी होती है हमारी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में और नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है? अंडर द कॉन्ट्रैक्ट मेडिकल फैसिलिटी है कि जब आप एम्प्लॉयमेंटशिप में आए थे, आपको कह दिया गया था कि यार हम तुम्हारा इलाज करवा देंगे, हम तुम्हें ले देंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। मतलब वो कहते हैं जी, जब तुम साल में बीमार पड़े 3 लाख रुपए तक का इलाज जो होगा हम करवा देंगे। रिमेंबर, जो मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगी ना, जो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो उसके मुताबिक आपका इलाज करवा दे, वो एग्जेप्ट है, उसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। नथिंग विल बी एडेड इन योर सैलरी, कुछ भी नहीं होगा, बिकॉज एग्जेप्ट है। मैंने पहले कहा था कि देखो, ये जो इलाज करवा के दिया जा रहा है, हम इससे महल नहीं खड़े कर रहे, हम इससे एंजॉयमेंट नहीं कर रहे, हम इससे पेरिस का टूर नहीं करने जा रहे, जो बड़ा सर्वाइवल के लिए, तो बड़ा सर्वाइवल के लिए ना। तो जो अंडर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा क्या होगा, टोटली एग्जाम्प्ट होगा। जो अंडर का कॉन्ट्रैक्ट है वो हमारा क्या होगा, टोटली एग्जाम्प्ट होगा। जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब हमारी कोई कमिटमेंट नहीं होती कि इलाज करवा दूंगा, लेकिन आप बीमार पड़ गए और एम्प्लॉयर ने क्या किया, एम्प्लॉयर ने जज्बा खैर सगाली के तहत, खुदा खौफी के तहत क्या कर दिया, आपका इलाज करवा दिया। अब ये जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है ना, ये टैक्सेबल है, ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। जैसे ये एग्जांपल है, इसने कहा 3 लाख तक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, 3 लाख तक का जो इलाज है मैं करवा दूंगा, लेकिन उसने क्या किया, उसने इलाज करवा दिया और खर्चा कितना आ गया, 7 लाख आ गया। अब इस 7 लाख में से अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितना है, 3 लाख है, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कितना था, 4 लाख था, तो ये 4 लाख क्या हो जाएगा, ये आपकी सैलरी के अंदर ऐड हो जाएगा, ये आपकी इनकम का पार्ट बन जाएगा। तो रिमेंबर, आपने ये देखना है कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो हमेशा एग्जाम्प्ट होगा, जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा हमेशा टैक्सेबल हो जाएगा। अब पेपर में वो हमें बताएगा, एग्जाम में हमें बताएगा कि ये मेडिकल फैसिलिटी एज पर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, एज पर द एम्प्लॉयमेंटशिप एग्रीमेंट है, वो हमें पेपर में लाजमी बताएगा कि अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है कि नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बारे में आपको पेपर में इन्फॉर्म किया जाएगा। तो इस हवाले से फिर हमने देखना है कि जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होगी वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। अच्छा जी,
अगर वो मेडिकल फैसिलिटी दे रहा है तो साथ मेडिकल अलाउंस भी तो दे सकता है। ये हर महीने अलाउंस भी गिवन कर रहा है और साथ फैसिलिटी भी कर दे। ऐसा है कि नहीं कि मेडिकल अलाउंस के साथ मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड की जा सकती है। अगर मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है, अगर मेडिकल फैसिलिटी जो है अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और इसके साथ मेडिकल अलाउंस भी दे दिया जाए, तो मेडिकल अलाउंस क्या हो जाएगा, टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। जितना अलाउंस मिलेगा वो सारे का सारा हमारे इनकम में ऐड हो जाएगा। मतलब ये जो हमने रूल लिखा था कि ये 10% लेस करना है, ये रूल एप्लीकेबल फिर नहीं होगा। अगर मेडिकल फैसिलिटी भी दी गई है, मेडिकल अलाउंस भी दिया गया है और मेडिकल फैसिलिटी अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी, तो ये जो मेडिकल अलाउंस है टोटली टैक्सेबल हो जाएगा। मतलब ये जितनी अमाउंट मिली है ये सारी की सारी क्या कर दी जाएगी, ये सारी की सारी आपकी इनकम में ऐड कर दी जाएगी। और अगर ये नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी, फैसिलिटी जो है थी वो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट थी, इसके बारे में नहीं बताया गया था, ना ही हमारी कोई ऐसी कमिटमेंट थी, बट स्टिल आपको फैसिलिटेट कर दिया गया है, लेकिन फैसिलिटी के साथ आपको मेडिकल अलाउंस भी मिल रहा है, तो फिर ये जो मेडिकल अलाउंस होगा इसका नॉर्मल रूल ही अप्लाई होगा। मतलब जो हमें अमाउंट रिसीव हुई होगी हम वो लेंगे, उस अमाउंट में से हम लेस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो रिमेनिंग अमाउंट होगी वो हमारे इनकम में ऐड हो जाएगी। तो ये हम इसको इस तरह से लेके चलेंगे। अब ये आगे चलते हुए देखो, ये मेडिकल फैसिलिटी है, ये अंडर द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है, ये नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकती है। जो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एग्जाम्प्ट रहेगी, जो नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा क्या रहेगी, वो हमेशा टैक्सेबल रहेगी। ये हमने बात की। फिर ये मेडिकल फैसिलिटी अगर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट है और साथ हमें मेडिकल अलाउंस भी दिया गया है, तो अंडर द कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से मेडिकल फैसिलिटी एग्जाम्प्ट है, लेकिन मेडिकल अलाउंस जो है वो टोटली टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि फिर इसके साथ जितनी हमें अमाउंट मिल रही होगी वो सारी की सारी हमारी इनकम में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे जो कंडीशंस लिखी हुई हैं वो अभी हमने बात की थी कि एम्प्लॉयर का भी एनटीएन नंबर होना चाहिए और जिस डॉक्टर से इलाज करवाया है उसका भी एनटीएन नंबर होना चाहिए और उसकी तरफ से आपकी प्रिस्क्रिप्शन जो है वो अटेस्टेड होनी चाहिए। अगर मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो, अगर ये मेडिकल फैसिलिटी नॉट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो और साथ आपको मेडिकल अलाउंस भी दिया जा रहा है, तो ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। और ये फिर नॉर्मल रूल के मुताबिक ट्रीट होगा। मतलब जो हमें अमाउंट मिली होगी वो लेंगे, उसमें से लेस कर देंगे 10% ऑफ बेसिक सैलरी और उसको अपनी इनकम में ऐड कर देंगे।